नमः, मैं हूँ ऋषिकांत और स्वागत है आप सभी का आर्ट ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 एमपी बोर्ड का 12वां पाठ लेके आए हैं। यह पाठ वर्षा यानी कि बारिश से जुड़ा हुआ है। इस पाठ को हमने बहुत ही रोचक बनाने का प्रयास किया है और यह पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ से बोर्ड परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न बनते हैं। तो अपने उन प्रश्नों को पक्का करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ संस्कृत भाषा और अन्य विषय कक्षा 9 कक्षा 10 के ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का 12वां पाठ वर्षा वर्णनम पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र में इस पाठ से प्रश्न नंबर 10 बनता है। पद्यांश से प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए अधिकतर इस पाठ से आते हैं और इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर छांटना, जोड़ी, खाली स्थान, ये सभी अवश्य पूछे जाती हैं। तो मैं आपको प्रत्येक श्लोक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम पाठ का नाम जानते हैं। पाठ का नाम है वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्षा वर्णनम पाठ की प्रस्तावना। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम प्रसिद्धम वर्तते। प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। काव्यों में आदि काव्य किसको बोला जाता है? सबसे पहला काव्य जो है रामायण है। और आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो उन्हीं के बारे में बताया है कि काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्धम वर्तते, विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् माने इस, काव्य माने काव्य में, अस्मिन् काव्ये इस काव्य में सप्त कांडेषु 7 कांडों में भगवतो रामचंद्रस्य अखिलम चरितम वर्णितम अस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोऽयं किष्किंधा कांडात् 28 सर्गात् उद्धृतः। यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे माने पाठ में, अस्मिन् माने इस पाठ में संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षर्तोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का वर्णन सुंदर किया गया है। अर्थात प्रकृति का वर्णन है और जिसमें क्या है? ऋतुओं का वर्णन। और ऋतु में भी कौन सा वर्णन दिया है? वर्षा ऋतु का। तो इस पूरे पाठ में रामायण के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रकृति वर्णन में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, वो सब इन श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत है और बहुत ही रोचक हैं ये श्लोक। प्रत्येक श्लोक को आप बहुत ही ध्यान से और समझ करके पढ़ेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम। पहला श्लोक। रजः प्रशांतम साहिमो अद्य वायु निदाद दोष प्रसारः प्रशांतः स्थितः हि यात्रा वसुधा
वसुधाधिपानां वसुधाधन अधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। ये पहला श्लोक हुआ। जैसा कि अभी सभी बच्चे आवाज़ में सुन रहे हैं कि अभी वर्षा हो रही है और आप भी इस मौसम को, जो ये पाठ है अपनी वर्षा ऋतु के अनुसार है और वर्तमान में यही सब चल रहा है, तो आप इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अब हम अन्वय पढ़ेंगे इसका। अद्य रजः प्रशान्तं वायुः सहिमः प्रसरः निदाध दोषः प्रशान्तः वसुधा अधिपानां यात्रा स्थिता हि प्रवासिनः नरः स्वदेशान यान्ति। यहाँ हम इसका अनुवाद जानेंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, वर्षा की ऋतु है और जब मैं ये पाठ बनाने बैठी हूँ उस समय प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है और वर्षा हो रही है, तो उस चीज़ का हम साक्षात अनुभव करते हुए इस पाठ को जानेंगे। अद्य पृथिव्याः रजः प्रशान्तं। प्रशान्तं माने शांत हो गए हैं। गर्मी जब होती है तो हवा चलती है, हवा में धूल के कण उड़ती हैं और जैसे ही वर्षा होती है तो पानी के कारण क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं वो शांत हो जाते हैं। अद्य माने आज, अद्य माने आज। रजः प्रशान्तं, रज माने कण, प्रशान्तं माने शांत हो गए हैं। वायु सहिमः, और जो वायु है, सा माने सहित, हिमा माने, हिम माने बर्फ होती है, तो हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु शीतलता से युक्त हो गई है या वायु ठंडी होकर बह रही है। प्रसरः निदाध दोषः, निदाध दोषः माने होता है गर्मी का दोष। क्या हो गया है? प्रशान्तः, शांत हो गया है। प्रसरः माने फैला हुआ। गर्मी के फैले हुए जो दोष हैं वो शांत हो गए हैं या कम हो गए हैं। वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता ही, और राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। प्रवासिनः नरः स्वदेशान यान्ति, और विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों को जा रहे हैं। एक बार हम इसका सामान्य रूप से अनुवाद देख लेंगे कि आज पृथ्वी के जो धूल के कण हैं वो शांत हो गए हैं, वायु भी शीतल होकर के बह रही है, गर्मी का जो फैला हुआ दोष था, तेज़ गर्मी थी, वो भी कम हो गई है और राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं, क्योंकि पहले के समय में राजा अपने रथ, घोड़ा, हाथी, इसके साथ पैदल उनकी सभी की यात्राएं हुआ करती थी। तो बरसात के समय में यात्राएं नहीं कर सकती, इसलिए राजाओं की क्या हुई, यात्राएं रुक गई हैं और विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देश को जा रहे हैं, अर्थात बरसात में के समय वो अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। समुद्वहन्तः सलिला अतिभारं वलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयाति। वलाकिनः बोलते हैं बगलों की पंक्तियों को। वारिधरा होते हैं, वारी माने जल को, धरा धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले कौन, किसकी बात हो रही, वारिधरा बोलते हैं बादलों को। सलिल अति भारम, अति माने अत्यधिक, सलिल माने जल, जल के अत्यधिक भार को। नदन्तः माने होता है गरजते हुए, महीधराणाम माने मही
धराणाम पर्वतों के। श्रृंगेषु माने चोटियों पर, विश्रम्य माने विश्राम करके, प्रयान्ति माने जाते हैं। वलाकिनः वारिधरा सलिल अतिभारम समुद्र वहन्तः नदन्तः महीधराणां महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः अग्रे प्रयान्ति। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। वलाकिनः वारिधरः, बगलों की पंक्तियों से सुशोभित। वारिधरा माने बादल। सलिल अतिभारम, पानी के अत्यधिक भार को धारण करते हुए। नदन्तः माने गरजते हुए। महीधराणाम माने पर्वतों के। महत्सु माने ऊंचे। श्रृंगेषु माने होता है शिखरों पर। विश्रम्य विश्रम कुछ विश्राम करके। पुनः अग्रे प्रयान्ति, फिर से आगे जाते हैं। बगलों की पंक्तियों से सुशोभित। बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए, गर्जना करते हुए, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर आगे जाते हैं। अब हम वर्षा वर्णनम पाठ का तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक को बोर्ड परीक्षा में पुनः पुनः दोहराया जाता है और इस श्लोक की ये बहुत ही अच्छी सुंदरता है कि कवि ने श्लोक की पहली पंक्ति में सारी क्रियाओं को दिया है। वहन्ति, वर्षन्ति, नदन्ति, ध्यायन्ति, नित्यन्ति, इस तरह से। और नीचे की लाइन में, नीचे की पंक्ति में सभी कर्ताओं को दिया है। तो हम पढ़ेंगे अब तीसरा श्लोक। वहन्ति, वर्षन्ति, नदन्ति, भान्ति, ध्यायन्ति, नित्यन्ति, समास्वन्ति, नद्यो घना मत्तगजः वनान्तः प्रियाविहीनः शिखिनः प्लवंगमः। नद्या वहन्ति। अब हम क्या करेंगे, जब इसका अन्वय लेंगे तो एक शब्द कर्ता और एक शब्द क्रिया को जोड़ते हुए पूरा वाक्य बनाते हुए उसका अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिया है, वहन्ति। वहन्ति माने बहता है। तो बहता क्या है, नीचे की पंक्ति से हम जोड़ेंगे नद्याः। नद्या वहन्ति, घनः वर्षन्ति, मत्तगजः मत्तगजः नदन्ति, वनान्तः भान्ति, प्रियाविहीनः ध्यायन्ति, शिखिनः नित्यन्ति, प्लवंगमः समाश्वन्ति। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। जब वर्षा ऋतु रहती है तो वर्षा के समय में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो वर्षा में क्या होता है, नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। घनः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। मत्तगजः नदन्ति, मत वाले हाथी क्या करते हैं, ठंडक पाके चिंघाड़ते हैं। वनान्तः भान्ति, और वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित होते हैं कि जब पानी बरसता है तो उनके ऊपर चढ़ी हुई जो धूल होती है वह हट जाती है और जो पेड़ पौधे हैं वो सुंदर सुंदर हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। गर्मियों के समय में वृक्षों के ऊपर जो धूल चढ़ी होती है, वर्षा होने से वह पानी से पूरी धूल धुल जाती है और क्या होता है, वन प्रांत या वन क्षेत्र क्या होता है, पूरा सुशोभित होने लगता है। प्रिया विहीनः ध्यायन्ति, अपने प्रिया माने प्रेमी, प्रिया विहीना अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग ध्यायन्ति चिंता मग्न हो रहे हैं। शिखिनः, शिखिना माने होता है मोर।
नृत्यन्ति, नाचते हैं। मोर नाच रहे हैं और प्लवंगमाः समाश्वन्ति, मेंढक सुखी हो रहे हैं। क्योंकि जब पानी बरसता है तो ठंडक के कारण क्या होते हैं, मोर ठंडक पाके नृत्य करने लगते हैं और जो मेंढक होते हैं वो भी ठंडक के कारण क्या करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। अब हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। वर्ष प्रवेगा विपुलः पतन्ति, प्रवान्ति वातः समुद्रेण वेगः, प्रणष्टकूलः वहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गः। चौथे श्लोक का अन्वय देखेंगे हम सबसे पहले। विपुलः वर्ष प्रवेगः पतन्ति, वातः समुद्रेण वेगः प्रवान्ति, प्रणष्टकूलः विप्रतिपन्नमार्गः, नद्यः जलं शीघ्रं प्रवहन्ति। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। विपुल वर्ष वेगः प्रवेगः पतन्ति। विपुल माने होता है अत्यधिक, बहुत अधिक वर्षा का वेग। पतन्ति माने गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? पृथ्वी पर। बहुत अधिक वर्षा का वेग अर्थात वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर गिर रही हैं। वातः समुद्रेण वेगः प्रवान्ति, और वायु अत्यधिक वेग से प्रवान्ति माने बह रही है। प्रणष्टकूलः विप्रतिपन्नमार्गः, नद्यः जलं शीघ्रं प्रवहन्ति। जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा विप्रतिपन्न मार्गः, और जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, नद्यः जलं शीघ्रं प्रवहन्ति। ऐसा नदियों का पानी शीघ्र अर्थात तेजी से बह रहा है। प्रवहन्ति माने बह रहा है। षड्पाद तंत्री मधुराभिधानं, प्लवंगम उदीरित कंठतालम, आविष्कृतं मेघ मृदंगनादै, वनेषु संगीतमिव प्रवर्तम। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। वनेषु माने वन में। वनेषु माने क्या होता है? वन में। षड्पाद तंत्री, षड्पाद माने होता है भौरे, तंत्री माने होता है वीणा, मधुरा अभिधानम, मधुर गान कर रहे हैं। वनेषु षड्पाद तंत्री मधुरा अभिधानम और प्लवंगम उदीरित कंठतालम, मेघ मृदंग नादहि आविष्कृतम, संगीतमिव प्रवर्तम। वनों में भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं। जब भौरे गुंजायमान करते हैं तो उनकी आवाज़ को सुनकर के ऐसा लगता है जैसे वीणा बजाई जा रही हो। प्लवंगम, प्लवंगम माने होता है मेंढक, कंठ तालम उदीरित, और जो मेंढक हैं वो कंठ से ताल दे रहे हैं। मेघ मृदंग नादई, और जब बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? बादल मृदंग की आवाज़ निकालकर संगीत में प्रवर्तम, संगीत सा कर रहे हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के समय पे विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में संगीत सा माहौल छा गया है। जैसे अभी इस श्लोक में बताया गया है कि भौरे जो गुंजायमान करते हैं, भौरों की जो आवाज़ है वो ऐसे लगती है जैसे वीणा बजा रहे हों। मेंढक की जो आवाज़ होती है उससे ऐसा लगता है कि वह कंठ से ताल दे रहे हैं। और जब बादल गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा अपने को अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि मृदंग की आवाज़
निकाल रहे हैं और पूरा वन का जो माहौल है, वन का जो वातावरण है वो संगीतमय हो जाता है। अब हम बात करेंगे 6वें श्लोक की। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से भी प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए पुनः पुनः आते हैं। तो अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेषु विक्रांततरा मृगेन्द्रः रम्या नगेन्द्र निभृता नरेन्द्रः प्रक्रीडितो वारिधरः सुरेन्द्रः। गजेन्द्र मत्ता गवेन्द्र मुदितः मृगेन्द्रः वनेषु विक्रांततरः नगेन्द्रः रम्यः नरेन्द्रः निभृतः सुरेन्द्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः। तो ये हुआ इस श्लोक का अन्वय। पहले हमने इस श्लोक को पढ़ा, उसके बाद उसका अन्वय। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गजेंद्रः मत्तः, गजेंद्र बोलते हैं हाथी को। हाथी मस्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि पानी वर्षा, तो बारिश के कारण वातावरण ठंडा हो गया और ठंडक के कारण जो हाथी हैं वो कैसे हो गए हैं? मस्त हो गए हैं। गवेंद्रः, गवेंद्र बोलते हैं बैल को। गवेंद्रः मुदितः, बैल प्रसन्न हो रहे हैं। मृगेन्द्रः वनेषु विक्रांततरः सिंह, मृगेन्द्रः माने सिंह, वनों में अत्यंत विक्रांत तरह माने होता है पराक्रमशाली। तरह ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। पराक्रमशाली, अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं। और नगेन्द्रः, नगेंद्र बोलते हैं पर्वतों को। नगेन्द्रः रम्यः, और बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी बरसने से क्या होता है, जो प्रकृति में गर्माहट होती है, एक तो वो शांत होती है, दूसरा पर्वतों के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं बारिश के कारण उनकी धूल हट जाती है, तो बहुत ही सुंदर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने पूरा दृश्य भी समझ में आ रहा होगा। आप भी पर्वत की कल्पना कर रहे होंगे। नरेन्द्रः निभृता, और जो राजागण हैं वो युद्ध आदि के उत्साह को छोड़ करके कैसे हो गए हैं? शांत होकर के बैठ गए हैं। सुरेन्द्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः, और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। जब पानी बरस रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजागण युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। चलिए अब हम श्लोक नंबर 7 को पढ़ेंगे। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेति नवहि जलौघहि धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। अब हम इसका अन्वय जानेंगे। गगनम घनोपगूढ़ं तारः भास्करः दर्शनम न अभ्युपेति धरणी नवहि जलौघैः वितृप्ता दिशः तमो विलिप्तः न प्रकाशः। गगनम माने आकाश, घनोपगूढ़ं घने अंधकार से ढका हुआ है, तारः भास्करः च दर्शनम न अभ्युपेति, ना तो तारे और ना सूर्य, भास्करः माने सूर्य, तारः माने तारागण, ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं
आकाश में, और ना क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है। धरणी नभहि जलौघई वितृप्ता, और धरणी माने पृथ्वी नए जल के बहने से तृप्त हो गई है। दिशः तमो विलिप्तः न प्रकाशः, और सभी दिशाएं अंधकार से लिप्त हो गई हैं, अंधकारमय हो गई हैं, कहीं भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। जब बरसात का मौसम होता है तो इस समय चारों ओर बादल होने के कारण दिन में भी हमें क्या दिखाई देती है, अंधेरा या रात सी दिखाई देती है। ना तो आकाश में सूर्य दिखाई देता है, और यदि रात में बादल हैं तो ना रात में तारागण दिखाई देते हैं। और पृथ्वी नए जल के बहने से कैसी दिखाई देती है, तृप्त, अर्थात सभी जगह नमी नमी पृथ्वी पर दिखाई देती है। और चारों दिशाएं किस प्रकार से दिखाई देती हैं, अंधकारमय दिखाई देती हैं। आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो गया है, आच्छादित माने ढक गया है। ना तारे दिखाई दे रहे हैं, और ना आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, और दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, कहीं भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने वर्षा पाठ के समस्त श्लोकों का उच्चारण, अन्वय और हिंदी अनुवाद जाना। धन्यवाद। तो आज का हम ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप और कौन से पाठ की वीडियोस देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर रखें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो नमः।